क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जापान, जो कि टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे आगे है, एक फाइटर जेट को दोबारा जीवित करे जो एक टाइम पर दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में काउंट होता था? क्या होता अगर एक पुराना फाइटर जेट जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था वापस आ जाए? मैं बात कर रहा हूं YF-23 की। जी हां, वही YF-23 जिसे यूएस ने 1991 में कैंसिल कर दिया था और अब 30 साल बाद जापान उसी फाइटर जेट को वापस जीवित कर रहा है। और इससे सिर्फ चाइना और रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस हिलने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जापान का ये YF-MT3 फाइटर जेट का रिवाइवल कैसे दुनिया के मैदान में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और बताओ, अगर YF-MT3 वापस जीवित हो गया तो चाइना और रूस का क्या होगा? क्या उनके जेट्स भी आउट क्लास हो जाएंगे? इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं YF-23 के बारे में। ये जो YF-23 था, ये कोई आम जेट नहीं था। 1980s के टाइम पे यूएस एयरफोर्स को एक एडवांस टैक्टिकल फाइटर चाहिए था जो उनके F-15 को रिप्लेस कर सके। और यहाँ पर नॉर्थरोप और मैकडॉनल्ड डगलस का नाम आता है जिन्होंने इस जेट को डिजाइन किया। YF-93 का मेन फोकस था स्टेल्थ, स्पीड एंड रेंज, मतलब एक ऐसा जेट जो रडार से बिल्कुल इनविजिबल हो और इतनी तेज उड़ाई हो कि दुश्मन भी उसका पीछा ना कर सके। अब YF-23 की डिजाइन काफी यूनिक थी। उसके डायमंड शेप्ड विंग्स और स्लीक हेक्सागोनल फ्यूसलेज ने इस जेट को एक अलग ही आइडेंटिटी दी थी और उसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम से ये जेट अपने कंट्रोल्स को काफी आसानी से मैनेज कर सकता था, चाहे जो भी चैलेंजिंग फ्लाइट कंडीशन हो। इसमें टर्बोफैन इंजन लगे हुए थे जो सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी रखते थे, मतलब ये जेट बिना आफ्टर बर्नर्स के सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ने की क्षमता रखता था। अब ऐसे फीचर्स वाले जेट्स हर किसी के पास नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ एक साइड की कहानी थी। लॉकहीड, जो कि एक और डिफेंस कंपनी थी, उन्होंने अपना प्रोटोटाइप YF-22 बनाया जो आगे चलकर F-22 रैप्टर के नाम से जाना गया। यह कंपटीशन था YF-23 और YF-22 के बीच। दोनों के फीचर्स काफी सिमिलर थे, लेकिन एक छोटी सी बात थी, मैन्यूरेबिलिटी। F-22 की थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी ने उसे काफी एगाइल बना दिया था। जब यूएस एयरफोर्स ने दोनों जेट्स को एवेल्युएट किया तो उन्होंने YF-22 को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि एगिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेल्थ और रेंज से। पर आज भी कई लोग ये कहते हैं कि अगर YF-23 को थोड़ा और प्रमोट किया जाता तो शायद ये दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर बन सकता था। रेंज, स्टेल्थ और सुपर क्रूज में तो ये F-22 से काफी आगे था। जापान अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करना चाहता बल्कि वो अपने आप को एक ऐसे फाइटर जेट से भी लैस करना चाहता है जो F-35 से भी ज्यादा स्टेल्थी हो, F-22 से ज्यादा एगाइल हो और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आज के AI, डेटा शेयरिंग और रियल टाइम बैटलफील्ड एनालिसिस को अपने जेट में इंटीग्रेट कर सके। अब आते हैं हम YF-23 के रिवाइवल पर। जब यूएस ने YF-23 को 1991 में कैंसिल किया था तब कोई नहीं जानता था कि ये फाइटर जेट कभी वापस आएगा, लेकिन आज 30 साल बाद जापान ने सोचा है इस फाइटर को दोबारा जीवित करने का, क्योंकि YF-23 को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि इसमें कुछ खास बात थी। ये जो YF-23 था, इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी थी वो किसी भी फाइटर जेट से काफी आगे थी। इसका डिजाइन बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक था और इसमें जो सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी थी उसने इस जेट को ऐसे बनाया था कि ये बिना आफ्टर बर्नर्स के सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता था। और ये जेट अपनी रडार विजिबिलिटी को इतना कम करने में सक्षम था कि कोई भी एनिमी उसका पता नहीं लगा सकता था। इसका डायमंड शेप्ड विंग और हेक्सागोनल फ्यूजिलेज का डिजाइन उसे एक अलग ही आइडेंटिटी देता था। और अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जापान को ये फील हो रहा है कि अगर वो इस जेट को दोबारा रिवाइव करते हैं तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। आज के टाइम में जब चाइना अपना J-20 और J-31 बना रहा है, जापान को अपने F-35 के साथ खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए YF-35 को रिवाइव करके जापान अपनी स्टेल्थ और रेंज कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। अब ये जो रिवाइवल है उसमें काफी अपग्रेड्स भी किया जा रहे हैं। YF-23 को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को और इंप्रूव किया जाएगा। आज के मॉडर्न रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स एंड डिजाइन टेक्निक से YF-23 को और ज्यादा इनविजिबल बनाया जाएगा। इंजन की तरफ भी काफी फोकस दिया जा रहा है। जापान अब अपने YF-23 के इंजन को इतना पावरफुल बना रहा है कि वो 16.5 टन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके, मतलब ये जेट और ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हो जाएगा। और अगर हम थ्रस्ट वेक्टरिंग की बात करें तो ये जेट भी इस फीचर को अपनाने पर काम कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो YF-23 की मिड फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी और भी इंप्रूव हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमने इस रिवाइवल में देखी है वो है ड्रोन इंटीग्रेशन। जापान ने सोचा है कि YF-23 के साथ ड्रोन को इंटीग्रेट किया जाए। ये ड्रोन मेन फाइटर जेट के लॉयल विंगमैन बनेंगे जो टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे और मिसाइल थ्रेट से जेट को बचाएंगे। क्या ये एक नया एरा शुरू करने वाला है फाइटर जेट्स का? ये ड्रोन फ्यूचर में फाइटर जेट्स का हिस्सा बनेंगे जो हर ऑपरेशंस में अपने पायलट को सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं जापान के फ्यूचर फाइटर जेट FX के बारे में। अगर YF-23 के रिवाइवल से आप समझ गए हैं कि जापान कितनी सीरियसली अपने डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है, तो FX प्रोग्राम इसकी नेक्स्ट स्टेप है। FX जो है वो जापान का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है जो 2030 तक ऑपरेशनल हो सकता है। ये फाइटर जेट सिर्फ एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं होगा बल्कि एक 6th जनरेशन फाइटर होगा जो पूरी दुनिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। FX प्रोग्राम को लेकर जापान ने यूनाइटेड किंगडम और इटाली के साथ भी कोलैबोरेशन किया है और ये ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP का पार्ट बन गया है। इस कोलैबोरेशन का मकसद ये है कि सभी देश मिलकर एक ऐसे फाइटर जेट का डेवलपमेंट कर सकें जो फ्यूचर वॉरफेयर में काफी इफेक्टिव हो। मतलब FX एक इंटरनेशनल एफर्ट है और इसके फीचर्स भी इसीलिए बहुत एडवांस्ड होंगे। अब बात करते हैं जापान के डिफेंस स्ट्रैटेजी के ग्लोबल इंप्लीकेशंस के बारे में। जापान ने जो अपना डिफेंस अपग्रेड करने का प्लान बनाया है उसका इंपैक्ट सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया इससे डायरेक्टली अफेक्ट होगी। चाइना का एक्सपेंशन और नॉर्थ कोरिया की एग्रेसिव पॉलिसीज को देखते हुए जापान का ये स्टेप काफी जरूरी हो जाता है। अगर चाइना अपने J-20 और J-31 जेट्स के साथ आगे बढ़ रहा है तो जापान को अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसलिए FX और YF-23 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को अपनी फ्लाइट में ऐड करना जापान का स्ट्रैटेजी का पार्ट है ताकि वो अपने आप को मिलिट्री डोमिनेंस के फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग बना सके। और अगर हम US की बात करें तो जापान के इस मूव से US को भी फायदा हो सकता है। जापान के साथ मिलकर वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को और अपग्रेड कर सकेगा। हमने देखा है कि US के F-350 और F-22 जेट्स ऑलरेडी जापान की एयर डिफेंस में इंटीग्रल पार्ट हैं। अगर जापान अपना FX डेवलप करता है तो ये US के स्टेल्थ और AI टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट होकर पूरे रीजन में बैलेंस चेंज कर सकता है। और आखिर में एक बात समझिए, जब जापान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करता है तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके एलाइज और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बैरियर बनेगा तो पूरी दुनिया में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जापान का यह YF-23 और FX फाइटर जेट्स का रिवाइवल एंड डेवलपमेंट सिर्फ उनकी अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को एनहांस करना नहीं है बल्कि ये पूरा एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर जापान अपने जेट्स को दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर्स में शामिल करता है तो ना सिर्फ चाइना और नॉर्थ कोरिया के लिए एक वार्निंग होगी बल्कि पूरे वर्ल्ड को यह सिग्नल मिलेगा कि जापान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कैसे एक्सपैंड कर रहा है। तो दोस्तों, यह था जापान के YF-33 और FX फाइटर जेट्स का रिवाइवल एंड डेवलपमेंट का पूरा एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके थॉट्स भी जरूर बताएं कि आपको लगता है कि जापान का यह मूव ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस को किस तरह से इंपैक्ट करेगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही इंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।